नमस्कार, अमरउजाला.com में एक बार फिर आपका स्वागत। इस बार बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। 25 साल से एक साथ रहने वाले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया उस वक्त जब चुनाव के बाद मिली हुई बहुमत की सीटों पर भी विवाद थमा नहीं। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर विवाद हुआ, उद्धव ठाकरे अलग हो गए। उद्धव ठाकरे ने जाकर राकापा और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली, लेकिन ये सरकार चल नहीं पाई, तख्ता पलट हुआ। एकनाथ शिंदे जो शिवसेना का हिस्सा थे वो टूटकर अलग हो गए और भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। उसके बावजूद भी लगातार बाल ठाकरे और उनकी विरासत को लेकर बहस जारी रही। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में से दरअसल असली शिवसेना किसकी, ये विवाद अभी भी कानूनी पचड़ों में उलझा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से सरकार चल रही है वहां पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर थम नहीं रहा है। ताजा विवाद इस बात को लेकर है कि भरी विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने अपने बयान में बिना उद्धव ठाकरे का नाम लिए हुए उन्हें महागद्दार तक कह दिया। उनकी इस महागद्दार की टिप्पणी से फिर से सियासी बवाल मचा। आदित्य ठाकरे ने भी इस पर जवाब देने की कोशिश की। यह बवाल दरअसल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उद्धव ठाकरे ने एक चिट्ठी लिखकर 50 करोड़ की उस संपत्ति की मांग एकनाथ शिंदे से कर ली जिस पर वो मानते हैं कि शिवसेना, यानी कि वो जिसको असली शिवसेना मानते हैं, उसका हक है। इसके जवाब में एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमें संपत्ति नहीं चाहिए, और उन्होंने इस चीज़ को भावुकता की तरफ ले जाते हुए, चूंकि एक कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं, उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारी असली संपत्ति तो बाल ठाकरे, उनका नाम और उनकी विरासत है। जिनको पैसों से मतलब है वो अपने पैसे रख लें और ये 50 करोड़ रुपए हम लौटा देंगे उद्धव ठाकरे को। लेकिन इसके बाद फिर से वही बात आ जाती है, महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मी आखिर कब थमेगी। ये दोनों गुटों के बीच में जो विवाद है उसके बीच में जो घमासान जारी है, क्या वो इसी तरह की बयानबाजी के साथ आगे बढ़ेगा या फिर इस राजनीतिक का ऊंट कोई अलग करवट लेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विनोद अग्निहोत्री जी, जो न केवल राजनीति पर पैनी निगाह रखते हैं बल्कि महाराष्ट्र के इस मुद्दे पर लगातार मुखर भी रहे हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है। विनोद जी, लगता है कि ये शिवसेना जो दो धड़ों में बंट गई, वो बंटने के बाद भी संपत्ति से लेकर विरासत का विवाद जारी है। विरासत असली बाल ठाकरे का नाम है या 50 करोड़ की संपत्ति है जो उद्धव ठाकरे ने मांग ली उनसे? देखिए, असली लड़ाई जो ये है कि जो शिवसेना का आधार है, जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो जनाधार है, जो उसका वोट बैंक है, उसमें कौन, वो विरासत किसके पास जाएगी। वो चूँकि उद्धव ठाकरे जी पुत्र हैं बाला साहब ठाकरे के, और बाला साहब ठाकरे के समय ही उनको एक तरह से वारिस घोषित कर दिया गया था, तो वो विरासत, राजनीतिक विरासत उनके पास रहेगी या एकनाथ शिंदे के पास रहेगी, जो बाला साहब का नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं। पार्टी का जो फैसला चुनाव आयोग ने कर दिया, पार्टी और चुनाव निशान और झंडा डंडा, वो तो शिंदे के फेवर में, के पक्ष में कर दिया। लेकिन असली लड़ाई जो है वो जनता के बीच में किसकी स्वीकार्यता होगी, खास करके शिवसेना के जनाधार के बीच में, और ये लड़ाई चलेगी जयदीप जी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे अलग हुए और उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई और गिराने के बाद खुद मुख्यमंत्री बने, तो ये टीस कहीं ना कहीं बहुत गहरे उद्धव ठाकरे के मन में है। और फिर उसके बाद सिर्फ सरकार ही नहीं गिराई, फिर उन्होंने पार्टी भी ले ली अधिकृत रूप से। हाँ, चुनाव निशान और झटका लगा सब ले लिया, तो एक बड़ा झटका लगा उनको। नए निशान के साथ लोगों के बीच में जाना पड़ रहा है। तो वो, हालांकि उद्धव ठाकरे ग्रुप ने उस पर अभी भी अपील की हुई है, और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला, लेकिन अभी तो स्थिति यही है कि वो अभी के पास है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते जिससे वो संदेश दें कि भाई असली शिवसैनिक मैं हूँ, असली शिवसेना हमारे पास है और बाला साहब की असली विरासत हमारे पास है। इसीलिए जो संपत्ति 50 करोड़ की जिसकी बात हो रही है, वो चूंकि शिवसेना की संपत्ति है, उस पर उन्होंने अपना दावा किया कि हमें चाहिए। एकनाथ शिंदे को लगा कि ये मौका है, चूंकि एक बार आप याद कीजिए, शिवसेना एकनाथ शिंदे को गद्दार कह चुकी है। हाँ। और वो तारीख जिस दिन इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसको गद्दार दिवस के रूप में 50 खोखा 50 पेटी, वो सब बात शुरू हुई थी। संजय राउत ने उसमें लेख भी लिखा था, बोला था। तो ये मौका एकनाथ शिंदे को लगा कि ये मौका अच्छा है, वो एक इमोशनल अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है पैसे के लिए और संपत्ति के लिए राजनीति में नहीं आए, हम तो बाला साहब के सिद्धांत आदर्श। तो एक संदेश वो भी दे रहे हैं उसी कार्यकर्ता को, उसी जनसमूह को जो शिवसेना का है, कि भाई बाला साहब के असली वारिस हम हैं, बाला साहब ठाकरे के। अब ये है कि उन्होंने गद्दार कहा था तो इन्होंने महागद्दार कह दिया। अब आदित्य ठाकरे ने क्या कहा है तो मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जाहिर है कि अब उद्धव एकनाथ शिंदे का सीधा जवाब नहीं उन्होंने यही कहा कि जिन्होंने सचमुच गद्दारी की, वर्षों की वफादारी से अलग हुए और जिन्होंने नाम लिया बाल ठाकरे का लेकिन उनको धोखा दिया, वो हम। हाँ, तो उद्धव जी ने जो है आदित्य ठाकरे को मोर्चे पर लगा दिया।
वो नहीं चाहते कि वो खुद उस बहस में उलझे, अपने को एकनाथ शिंदे के लेवल का। एकनाथ शिंदे ने जिसको आधार बनाया विनोद जी, मैं उसको आपके सामने रखता हूं तो उसमें मुझे लगता है बेहतर तरीके से उन्होंने ये आधार बनाया कि भाई 25 साल तक आपने जिनके साथ सरकार चलाई, गठबंधन चलाया, उन्हीं के साथ आप जनता से वोट मांगने गए, जनता ने आपको मिलकर वोट दिया था, इसलिए आप गद्दार हो, क्योंकि जनता ने भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को वोट दिया। उन्होंने क्योंकि विस्तार में बात रखी विधानसभा में, उसमें उन्होंने ये कहा कि जब आप जनता के पास वोट मांगने गए तब तो आप भाजपा और शिवसेना की युति के रूप में, गठबंधन के रूप में वोट मांगने गए ना, तो आपने जनता से गद्दारी की, क्योंकि जनता से आपने किसी और नाम पर वोट मांगा और सरकार किसी और के साथ मिलकर बना ली। नहीं, ये बिल्कुल एकनाथ शिंदे अपना एक पॉइंट उठा रहे हैं, लेकिन 1.5 साल तक एकनाथ शिंदे क्या करते रहे? जब उद्धव ठाकरे ने फैसला अगर ये गद्दारी थी तो पहले उनके ध्यान में, जिस वक्त उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया कि हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाएंगे, उसी वक्त एकनाथ शिंदे अगर वाकई उनको बाला साहब के सिद्धांतों की चिंता थी तो उसी वक्त उनको विद्रोह करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम इससे सहमत नहीं है और हम अपना अलग हो रहे हैं। 1.5 साल तक आपने भी उसी गठबंधन के साथ जो है सत्ता का सुख भोगा, मंत्री रहे आप, सारा जो है जो सत्ता के लाभ हो सकते लिए, और शिकायत ये रही इन विधायकों की जो गए एकनाथ शिंदे के साथ कि अजीत पवार जो है पैसा नहीं रिलीज कर रहे, वित्त मंत्री हैं। आज वही अजीत पवार आपके साथ हैं, फिर वित्त मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और 1.5 साल बाद आपको ये इल्हाम हुआ कि अब ये बाला साहब का सिद्धांत जो है, तो इससे बात गले उतरती नहीं है। ये तब लगता है कि सीधे सीधे मौका परस्ती है। अब आप उसको एक ढाल बना रहे हैं कि बाला साहब के सिद्धांतों के खिलाफ समझौता है। अगर उसी वक्त आप करते तब निश्चित रूप से होता, और नेता लोग करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब इंदिरा जी ने जयप्रकाश जी पर के खिलाफ जो है काम शुरू किया तो चंद्रशेखर जी ने विरोध किया, और चंद्रशेखर जी ने कांग्रेस इसी सवाल पर छोड़ी। चंद्रशेखर जी ने कांग्रेस 1977 में नहीं छोड़ी, उन्होंने 74 में कांग्रेस छोड़ दी थी, उसी समय जब उसके पहले ही, हाँ 74 से भी पहले, आंदोलन से पहले जेपी। तो ये होता है कि सिद्धांत के आधार पर अगर आपको अलग होना है। एक और उदाहरण मैं दूंगा, मान लीजिए शरद पवार ने जो कांग्रेस छोड़ी थी सोनिया गांधी की चिट्ठी लिख करके, तो एक इशू उठाया था उन्होंने। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने विदेशी मूल वाला मुद्दा, और एक मुद्दे पर पार्टी छोड़ी, बाद में फिर वो शामिल भी गठबंधन में, सरकार में भी आए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, किस अवसर पर आप क्या फैसला लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब शिंदे साहब बार बार ये बात को मान रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो नीचे का जो कार्यकर्ता है उसके गले बात उतर नहीं रही। देखिए जयदीप जी, इस देश में आमतौर पर, एक आध अपवाद अगर छोड़ दें, आमतौर पर राजनीतिक विरासत परिवार के ही व्यक्ति को मिलती है। वो चाहे मनप्रीत बादल बनाम सुखबीर बादल हो, चाहे राज ठाकरे बनाम उद्धव ठाकरे रहा हो, चाहे वो शिवपाल बनाम अखिलेश यादव हो, चाहे साधु यादव बनाम जो है राबड़ी देवी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण भी है ना विनोद जी, में आप कैसा ही कह रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए शुरुआत में जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में संघर्ष था और पुत्र मोह में बाल ठाकरे ने विरासत उद्धव ठाकरे की, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उसने शिवसेना को कमजोर किया ही था पहले से? क्योंकि राज ठाकरे उस वक्त एक आक्रामक चेहरा थे, युवा चेहरा थे, युवा मोर्चे से शिवसेना के वो जुड़े हुए थे। जो श्रमिक संगठन था शिवसेना का, उसके भी संचालन में सबसे सक्रिय भूमिका राज ठाकरे की ही थी, और उनको दरकिनार करने से जो आघात पहुंचा शिवसेना को भी और राज ठाकरे को खुद को भी। देखिए बात आपकी सही है बिल्कुल, क्योंकि योग्यता की बजाय उन्होंने वंश को तरजीह दी। नहीं, वो तो हमेशा, इसीलिए मैंने कहा कि परिवारवादी विरासत ऐसे ही जाती है, मिलती है। लेकिन मैं इसको दूसरे, अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें, राज ठाकरे को ये बात, इस सच को स्वीकार करना चाहिए था कि ये बाला साहब ठाकरे की पार्टी है। बाला साहब ठाकरे ने इस पार्टी को एक से लेकर के और 100 तक, जहाँ तक ले जाना था, खड़ा किया। उद्धव ठाकरे उनके बड़े बेटे हैं, राज ठाकरे से उम्र में बड़े हैं। तो ये राज ठाकरे को सच स्वीकार करना चाहिए था कि विरासत अगर मिलेगी तो इन्हीं को मिलेगी, और या तो आपके अंदर इतनी योग्यता होती कि आपने विद्रोह किया था तो आप पैरेलल शिवसेना खड़ी कर लेते। हाँ, मन से बनाई आपने, सब कुछ किया, फेल हुए। तो अगर आप बहुत बड़े संगठन करता थे तो आपको सफलता। मैं उदाहरण देता हूं इसमें भी, मुलायम सिंह ने वीपी सिंह को छोड़ा, जनता दल को, उत्तर प्रदेश में पार्टी खड़ी की और संगठन करता थे, मजबूत बना। नहीं, ममता बनर्जी को देख लीजिए, शरद पवार को देख लीजिए, शरद पवार, ममता बनर्जी को देख लीजिए, ये लोग अपने मूल संगठन से अलग होकर उतने बड़े हो गए। चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर को छोड़ा, खड़ा किया। तो अगर राज ठाकरे का टेस्ट तो तब हुआ ना जब बाला साहब की छत्र छाया से बाहर निकल कर आप आए, तब आप क्या कर रहे थे। तो अगर आप खड़ा कर लेते और शिवसेना, आधी से ज्यादा शिवसेना के लोगों के साथ कर लेते, तब लगता कि हाँ वाकई आपके अंदर क्षमता है, संगठन क्षमता। जैसे इसने किया था ना चंद्रबाबू नायडू ने, एनटीआर जिंदा थे, और जिंदा एनटीआर को जो है किनारे कर दिया था, और एनटीआर रथ लेकर निकले, चैतन्य रथ लेकर, जब सरकार गिराई चंद्रबाबू नायडू ने, और 100 किलोमीटर वो गए, 100-125 किलोमीटर हैदराबाद से आगे। उसके बाद जब लोगों को लगा कि लोग आ ही नहीं रहे हैं, तो वापस लौट आए, और उसी शॉक में वो हॉस्पिटलाइज हो गए।
और उसके बाद वो चले गए। तो और चंद्रबाबू ने पूरी पार्टी बाद में खड़ी कर ली। तेलुगु देशम पूरी तो असली जनाधार किसके पास है, इसका भी सवाल है। आपका टेस्ट तो होता है जनता के बीच में। लेकिन इनका ये जो सवाल है सैद्धांतिक रूप से तो वो सही लगता है कि आपने मिलकर जब लड़ा और जनता से कहा हम मिलकर सरकार चलाएंगे, लेकिन आपने मिलकर नहीं चलाई सरकार, आप किसी और ही तीसरे पक्ष के साथ चले गए जिसके साथ बहुमत नहीं था। नहीं, सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल ठीक बात सही है, और वो लेकिन अब उसमें उद्धव ठाकरे का पक्ष दूसरा है। उनका पक्ष ये है कि हमको ये वादा किया गया था कि चीफ मिनिस्टर 2.5 साल के लिए हमें बनाया जाएगा, 2.5 साल बाद बीजेपी। लेकिन भाजपा उस पर नहीं। अब ये देखिए अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच में क्या बात हुई, सच तो नहीं पता, सच नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे बार बार नहीं कहते हैं कि हमारे से जो वादा किया वो नहीं निभाया। वादा नहीं। अच्छा, उसमें एक कारण और था, मैं बताता हूं आपको। कायदे से तो बेहतर यही था कि शिवसेना बीजेपी की सरकार बननी चाहिए थी, क्योंकि उनका गठबंधन था, उनके गठबंधन से चुनाव लड़े थे। लेकिन एक असली दिक्कत जो आई थी, आप याद कीजिए जब चुनाव हुआ था 2019 वाला, नहीं 2014 वाला जी, और शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़े थे। अलग लड़े थे। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, शरद पवार ने, एनसीपी ने उनको समर्थन दिया बाहर से और बचाया, बेल आउट किया। शरद पवार ने कहा कि हम दोबारा राज्य को चुनाव में नहीं झोंक सकते, इसलिए हम समर्थन दे रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से हम सहमत नहीं है बीजेपी की नीतियों से, लेकिन महाराष्ट्र के हित में कर रहे हैं। बाद में शिवसेना को लगा कि वो छूट जाएगी गाड़ी उसकी, तो उन्होंने फिर गठबंधन किया, और गठबंधन किया और देवेंद्र फडणवीस को स्वीकार किया मुख्यमंत्री के रूप में, और शिवसेना के मंत्री भी बने। लेकिन जैसा कि शिवसैनिकों का कहना है, और खास करके उद्धव ठाकरे के लोगों का भी कहना है, और उस समय वो कहने वालों में एकनाथ शिंदे भी शामिल थे, कि देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार थी वो शिवसेना के मंत्रियों के कोई काम नहीं कर रही थी, और स्थिति ये हो रही थी कि धीरे धीरे शिवसेना का आधार सिकुड़ता जा रहा था। और जब उनके मंत्रियों के काम नहीं हो रहे थे, तो जो कार्यकर्ता शिवसेना के और जो जनाधार था खासकर मुंबई में और जगहों पे, वो धीरे धीरे बीजेपी की उसको ग्रैब कर रही थी। ये खतरा इनको लग रहा था, इसलिए उद्धव ठाकरे का सामने ये संकट था कि हमको एक बार मुख्यमंत्री बन करके अपने कार्यकर्ता व जनाधार को वापस लाना है। तो ये शर्त इन्होंने, जैसा कि उद्धव ठाकरे के लोगों का कहना है, जो मेरी लोगों से बात हुई थी उस समय, कि उसके बाद उद्धव जी ने ये शर्त रखी कि भाई मुख्यमंत्री इस बार जो 2.5 साल के लिए शिवसेना का बनेगा और उसके बाद बीजेपी का बनेगा। और जिसपे उद्धव जी का कहना है कि अमित शाह जी मान गए थे। हालांकि अमित शाह जी और बीजेपी का कहना है कि ऐसी कोई शर्त उन्होंने नहीं मानी। लेकिन यही मुख्य मुद्दा बना जिसको लेकर के झगड़ा हुआ। और एक बात और बताऊं जी, अगर देवेंद्र फडणवीस की जगह बीजेपी नितिन गडकरी को मुख्यमंत्री के लिए कहती तो शायद शिवसेना, हाँ, ये तो माना जाता है कि नितिन गडकरी, क्योंकि दिक्कत देवेंद्र फडणवीस को लेकर ज्यादा थी, बीजेपी को लेकर कम। ये बातें तो अंदर खाने से भाजपा के भी सामने आई, और लेकिन नितिन गडकरी को लेकर भाजपा का आला कमान सहज नहीं था, और नितिन गडकरी ज्यादा सर्वमान्य चेहरा थे, और उद्धव ठाकरे भी शायद उनके, क्योंकि सच्चाई तो इन लोगों के बीच में ही है, लेकिन नितिन गडकरी ज्यादा स्वीकार्य चेहरा थे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, और उनकी भी केंद्र की बजाय राज्य की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी थी, लेकिन वो मौका नहीं दिया गया। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि एक तरफ तो शिवसेना टूटी, दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी भी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी टूट गई, और अजित पवार गुट भी अब शामिल हो गया है सरकार में। इसको आप क्या, एकनाथ शिंदे इसको लेकर असहज भी हैं, इसीलिए लगातार वो उद्धव ठाकरे पर भी हमलावर हो रहे हैं, अपनी स्थिति मजबूत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा का ये जो उनका महागद्दार वाला बयान है, इसी बयान में उन्होंने एक और बात कही है कि जो महाविकास अघाड़ी की सरकार थी उस दौरान में महाराष्ट्र काफ़ी पीछे चला गया, आर्थिक रूप दृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ, जो निवेश महाराष्ट्र में हो रहा था वो कम हो गया, और निवेश की दृष्टि से तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र खिसक गया था, और अभी हम 1,70,000 करोड़ का एक नया निवेश लाए हैं, जिसकी वजह से निवेश के मामले में पूरे देश के राज्यों में महाराष्ट्र वापस ऊपर चला गया है। शिंदे एक तरफ अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अजीत पवार गुट के शामिल होने से उनकी स्थिति जो थोड़ी सी असहज हुई है, कहीं ना कहीं उसको ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो अजीत पवार के आने से निश्चित रूप से शिंदे गुट जो है कमजोर हुआ है। एक तो दो ये भी बातें की जा रही थी कि कुछ लोग शायद वापस उद्धव गुट में चले जाएं। हाँ, ये उद्धव गुट का दावा है कि उनको 10 से ज्यादा विधायकों के संपर्क में है, अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि उन विधायकों को मंत्री बनने का एक लालच था कि कुछ मंत्री बनेंगे, अब वो जगह भर गई, वो अजीत पवार गुट में पट गई, उनका गुट आ गया, उसमें छगन भुजबल और सारे लोग आ गए, देना ही था। अब तो एक तो वो समस्या, और महत्वपूर्ण मंत्रालय भी ले लिए, वित्त, सिंचाई जो उनको चाहिए सब ले लिए, और इन्हीं की वजह से उनका कहना है कि शिवसेना छोड़ने का एक कारण ये भी था। तो अब वो, अच्छा, अजीत पवार का दबदबा ज्यादा है, अजीत पवार का दबदबा ज्यादा है, इसलिए अजीत पवार को लेकर ज्यादा है। और आप देखिए, बीच में एक चर्चा चली थी बहुत तेजी से कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बन जाएंगे या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और शिंदे साहब फिर दिल्ली आए, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले और परिवार के साथ आए, और मोदी जी ने उनके साथ बहुत अच्छा और वक्त बिताया, मधुर व्यवहार किया काफी जो है, तो उससे उनको एक ताकत मिली, एक तसल्ली मिली और सांत्वना मिली। लेकिन एक और डेवलपमेंट हुआ, अजीत पवार जाके उद्धव ठाकरे से मिले।
अजीत पवार का 3 बार शरद पवार से मिलना और फिर उद्धव ठाकरे से मिलना, ये भी शिंदे को असहज कर रहा है। सारा जो गुट अलग हुआ था वो वापस शरद पवार जी से मिलने पहुंच गया और पैर वैर छू रहे थे उद्धव ठाकरे से मिले। फिर उद्धव सामना ने अजीत पवार की तारीफ कर दी लिख करके कि अजीत पवार बड़े ईमानदार और कर्मठ नेता हैं। तो अब इससे शिंदे के लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव और अजीत पवार के बीच में भी कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है और इन दोनों ने तय कर लिया कि शिंदे को निपटाना है। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी विचित्र। अच्छा, इसके पीछे भाजपा का क्या ख्याल है विनोद? क्योंकि विनोद, मेरे को ये लगता है कि इसमें सबसे बड़ी विजेता तो भाजपा है। उन्होंने इनको आपस में भिड़ा दिया, शिवसेना को तोड़ के कमजोर किया, शरद पवार की पार्टी को तोड़ के कमजोर किया, और कहीं ना कहीं इस तरीके से वो अपनी 2024 की और आने वाले विधानसभा की जमीन भी मजबूत कर रहे हैं। भाजपा का तो इसमें लाभ ये है, पहला लाभ तो ये है कि जो शिवसेना और एनसीपी का जो एक दबदबा था वो कमजोर हुआ, नंबर 1। दूसरा ये है कि जब शिंदे और अजीत पवार में झगड़ा होगा तो आखिरकार फार्मूला ये निकलेगा कि भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाए, वो ज्यादा ठीक है। तो इनको भिड़ा दिया आपस में। शरद पवार वहां जो एक तरफ पूरा जो INDIA का नेतृत्व करने में सक्रिय थे, वो कमजोर दिखाई देने लगे कि उनके पीछे से जमीन खिसक गई। हाँ भाई, जाहिर है उनका घर ही कमजोर हो गया, घर कमजोर हो गया। दूसरों कहां जो उनकी बात चल रही थी शरद पवार की, संयोजक बन सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, पीछे रह गए, वो भूमिका निभा सकते हैं, अब वो पीछे रह गए। एक तो वो, और सबसे बड़ी परसेप्शन की बात है कि परसेप्शन बैटल जो है उसमें बीजेपी के लिए एक स्थिति है कि भाई देखिए ये अपना ही घर नहीं संभाल पा रहे, शरद पवार अपना नहीं संभाल पाए, उद्धव ठाकरे अपना नहीं संभाल पाए। तो ऐसे में बीजेपी ने एक तरह से अपना स्कोर कार्ड सेटल किया अभी नंबर के हिसाब से। और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो अगला जब भी विधानसभा का चुनाव लोकसभा के बाद ही होना है, 24 में ही होना है विधानसभा का चुनाव, और तब भाजपा शिंदे को प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ेगी। भाजपा तो अपना मुख्यमंत्री के लिए ही बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी, और वो उस वक्त शिंदे जी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये दिलचस्प होगा। उद्धव ठाकरे की क्या रणनीति रहेगी, अजीत पवार क्या करते हैं, क्योंकि बीजेपी ना अजीत पवार को प्रोजेक्ट करेगी ना एक नाथ शिंदे को करेगी। तो अपने व्यक्ति को करेगी, वो अपने व्यक्ति को देवेंद्र फडणवीस को करे या विनोद तावड़े को करे या किसी को करे, मतलब वो बीजेपी का ही अपना हाथ, चाहे वो गडकरी जी को ही ले आए, किसी को भी लाए। अब ये अलग बात है कि अजीत पवार ही बीजेपी में शामिल हो जाए, हेमंत विश्व शर्मा, ये भी एक संभावना है, ये भी संभावना है, क्योंकि शरद पवार गुट से तो अलग हो चुके हैं। हाँ, हेमंत विश्व शर्मा की तरह कि जैसे हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस छोड़ करके वो चले गए, फिर वो बीजेपी का व्यक्ति हो गया तो फिर बन सकता है मुख्यमंत्री। पार्टी का नहीं, बीजेपी ये देखिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होता है कि भाई शिंदे और अजीत पवार में कौन ज्यादा उनके लिए फायदेमंद है विधानसभा चुनाव की दृष्टि से। लोकसभा चुनाव तो सब मिलकर लड़ेंगे, कौन ज्यादा वोट खींच सकता है, और असली परीक्षा लोकसभा चुनाव में ही हो जाएगी। नहीं, लोकसभा में भी सीटों का बंटवारा दिलचस्प होगा इन लोगों के बीच में। उसमें तो क्या हो रहा है, एक नाथ शिंदे भी लोकसभा की सीटें मांगेंगे, अजीत पवार भी मांगेंगे, भाजपा की अपनी इंटरेस्ट है, और लोकसभा तो भाजपा के लिए बिल्कुल प्रतिष्ठा का प्रश्न है। पवार ने तो एक बयान आया था कि उन्होंने शायद 16-17 लोकसभा की सीटें और 90 सीटें जो है विधानसभा की, उन्होंने कहा पहले ही मांगी है, हमारा क्लेम है, हम लड़ेंगे। उसका फार्मूला कि भाई जो सीटें एनसीपी लड़ी थी कांग्रेस के साथ गठबंधन में, उनका कहना है वो सारी हमको दे दीजिए, लेकिन वो कैसे दे दें, वहां बीजेपी के एमपी जीत के आए, वो फिर नाराज हो जाएंगे, एमपी जीत के आए बीजेपी के, या अच्छा, और लोकसभा तो प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अभी राम कृपाल जी जो इतने बड़े पत्रकार, वो भी कह रहे हैं महाराष्ट्र तो बड़ा स्विंग स्टेट साबित होने वाला है इस बार। उद्धव ठाकरे, ये क्या कहते हैं, ये एक नाथ शिंदे का कहना है कि जो सीटें लोकसभा की शिवसेना जीती थी वो हमें दे दीजिए, लड़ी थी वो हमें दे दीजिए। अब वहां कहीं जो है ऐसे वहाँ वो तो शिंदे का तो का मामला फिर भी आसान हो सकता है, इसलिए आसान हो सकता है कि शिंदे उस समय शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था, तो अगर शिवसेना उस सीट जीत गई और वो एमपी मान लीजिए शिंदे के साथ है तो उसको टिकट दोबारा मिल जाएगा, उसको तो दिक्कत सीट भी मिल जाएगी। अजीत पवार का क्या करेंगे? पवार वाले मामले में क्योंकि वहां कई सीटें ऐसी हैं, 19 सीटें बड़ा आंकड़ा है, वो नहीं, वो सीटें ऐसी हैं जो एनसीपी लड़ी थी उसमें कई सीटें बीजेपी जीती है। भाई 6 सीटें तो जीते थे, तो कैसे दे दी जाएंगी? तो वो बीजेपी कैसे सारी सीटें दे देगी, तो ये पेज फंसेगा लोकसभा चुनाव। दूसरा, लोकसभा चुनाव के जो सीटें, अगर सीटों का एडजस्टमेंट हो गया, कोई फार्मूला निकल आया, तो लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आएंगे उसमें कितनी सीटें एक नाथ शिंदे जीतते हैं, कितनी अजीत पवार का गुट जीतता है, उससे उनकी हैसियत भी तय हो जाएगी। हाँ, तो विधानसभा के लिए उतना नहीं कर पाएंगे, फिर असली परीक्षा तो लोकसभा चुनाव में। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पर है, और लगातार महाराष्ट्र की राजनीति से ऐसी खबरें आती हैं जिन पर चर्चा करनी होती है, जिनका आकलन करना होता है, विश्लेषण करना होता है, क्योंकि कोई भी सामान्य तौर पर जब राजनीति को देखता है तो उसके लिए समझ से परे होता है कि वो अजीत पवार, जो शरद पवार के परिवार के सदस्य हैं, इतने करीबी रहे हैं, वो कैसे अचानक उठकर छगन भुजबल जैसे बड़े बड़े नेताओं को लेकर अचानक से भाजपा में शामिल हो जाते हैं। ऐसा होना था तो पहले क्यों नहीं हुआ? देवेंद्र फडणवीस के साथ जब उन्होंने शपथ ली थी फिर धोखा क्यों दिया? वहां से पीछे क्यों आ गए? एक अलग तरह का चित्रपट, जिसको महाराष्ट्र में मराठी में कहा भी जाता है सिनेमा, तो चित्रपट
चल रहा है पर्दे पर और लोग उसको बड़े ही दिलचस्प और आतुर निगाहों से देख रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि विनोद जी जैसे वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकारों से, जिन्होंने राजनीति को बहुत करीब से अलग अलग रंगों में देखा है, आपके सामने उस विश्लेषण को प्रस्तुत करें। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, इस पर अपनी टिप्पणी, अपनी राय जरूर दीजिए। आप देखते रहिए अमरउजाला.com और देश दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम लगातार इसी तरह आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।